चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों कंपनी लॉ के अब हम पार्ट थर्ड करने वाले हैं एमसीक्यू, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते होंगे। कंपनी अधिनियम 2013 में कितने अध्याय थे? बताओ कितने अध्याय थे? 29 अध्याय थे दोस्तों। कितने अध्याय थे? 29 अध्याय थे। कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी अनुसूचियाँ एवं अध्याय है? 470 धाराएं हैं और 7 अनुसूचियाँ है, ठीक है। इसमें धारा नहीं बोली, बाकी 29 अध्याय है। कितने? 29 अध्याय है, ठीक है। ये बोल रहा है कंपनी अधिनियम के 2013 के क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ये देख लेना क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे, ठीक है। मेन करते हैं। कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रकार, जो विभिन्न प्रकार है वो इसमें बोल रहा है सम्राट के द्वारा कंपनी बनाई जाती है, राजाओं के द्वारा, संसद के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो कंपनी बनती है, निगमित कंपनी, सभी इसकी कंपनी हो जाएगी। कंपनी के विभिन्न प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स की वीडियो बना दूंगा, ओके। कमेंट बॉक्स में बता देना। कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर, सदस्य के दायित्व के आधार पर ये कंपनी बनाई जाती है। असीमित कंपनी, ठीक है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, प्रतिभूतियों द्वारा सीमित कंपनी, सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी, ठीक है। यह है दायित्व के आधार पे, ये सदस्यों की संख्या के आधार पे कौन सी कंपनी बनाई जाती है। एक व्यक्ति कंपनी बनाई जाती है, निजी कंपनी, भाई इसमें कितने सदस्य होंगे, पब्लिक कंपनी इसमें कितने सदस्य होंगे, ठीक है। सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है निजी कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर होता है। निजी कंपनी वो होती है जो प्राइवेट होती है। 2013 के अंदर इसमें एक सदस्य भी हो सकता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने जरूरी है, ठीक है। निजी कंपनी में अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं, मगर पब्लिक कंपनी में, लोक कंपनी में इसका अभी निर्धारित नहीं किया गया है, ओके। जो निजी कंपनी होती है वो कंपनी वो जो लगाती है वो प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, और जो लोक कंपनी होती है वो खाली लिमिटेड लगाती है, ठीक है, लिमिटेड। इसका आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी इसके अंतर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कंपनी शब्द की परिभाषा 1956 की जो थी, पहले 1956 में कंपनी अधिनियम था, तो उसमें परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? धारा 3(1) में, ठीक है। जो आज के डेट में 2013 में कंपनी की जो परिभाषा 2(20) में दी गई है, किसमें? धारा 2(20) में दी गई है, ओके। यहाँ पे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित कंपनी होती है वो कृत्रिम व्यक्ति होता है, ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति होता है। और जो निर्देशक कंपनी के प्राकृतिक अभिकर्ता के रूप में कंपनी से जुड़े कार्य संपादन एवं संचालन करते हैं, ठीक है। जो निर्देशक होते हैं वे काम करते, संचालन करते कंपनी का, डायरेक्टर बोल सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है, दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही क्या है? इसमें सभी सही हो जाएंगे। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है, और सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम संख्याओं की कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। कथन वाले भी कई क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सभी इसका कथन सही हो जाएगा कि भाई साझेदारियों की अधिकतम संख्या 20 होनी चाहिए और न्यूनतम 2 होनी चाहिए। जो साझेदारी होती है, साझेदारी कंपनी, साझेदारी फर्म बनती है, ठीक है, उसमें ये सब चीजें बाकी पढ़ लेना, ओके। कंपनी के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद कैसे दस्तावेज होते हैं? ये दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं। क्या होते हैं? सार्वजनिक। ये सार्वजनिक दिखाई देते हैं कि भाई ये हमारे दस्तावेज है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी अधिनियम की किस धारा में संगम ज्ञापन के उद्देश्य को संशोधित किया है? धारा 17 में संगम ज्ञापन के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत में निम्न में से किस वाद में स्थापित किया गया है? जो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत जो रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम से है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत को किस नियम से जाना जाता है? इसको टर्क्वेंट नियम से, किसको? टर्क्वेंट नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है दोस्तों? तर्क पर और न्याय पर, दोनों पर आधारित है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का क्या उद्देश्य है?
इसका उद्देश्य है कंपनी के अंशधारियों के हितों की सुरक्षा करना है। जो अंशधारी होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर को खरीदते हैं, उनके हितों की सुरक्षा करनी है और कंपनी के सदस्यों के हितों की सुरक्षा करनी है। ठीक है, तो इसका तो क्या उद्देश्य है, या फिर कंपनी के साथ सद्भावना पूर्वक व्यवहार करने वाले सभी व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा। इसमें सभी व्यक्तियों की सुरक्षा करनी है। ठीक है, हितों की सुरक्षा करनी है कंपनी के, यानी कि इन्हीं सब की करनी है। साइज का आंसर हो जाएगा। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रयोग कब किया जाता है? आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत निर्देशकों की नियुक्ति दोषपूर्ण हो जब किया जाता है, और ऐसी परिस्थितियां जब निर्देशक बोर्ड की बैठक उचित रूप से आयोजित न हो तब किया जाता है। दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सा इसका आंसर। किसी कंपनी में यदि अन्यायपूर्ण आचरण या कुप्रबंध होता है, किसी कंपनी में अन्यायपूर्ण होता है या कुप्रबंध होता है, तो किस धारा के अंतर्गत कंपनी लॉ अधिकरण द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है? फिर निदेशकों की नियुक्ति की जाती है धारा 402। अल्ट्रा वायरस, देखो अल्ट्रा वायरस एक बाहरी पावर होती है। ठीक है, बाहरी शक्तियां बोल सकते हो उसको, तो शक्ति से परे या शक्ति से बाहर, दोनों इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायरस। एक इंट्रा वायरस भी होता है। ठीक है, शक्ति बाहर कार्य कौन कौन से है? शक्ति बाहर कार्य सभी हो जाएंगे, कंपनी सीमा नियम के बाहर कार्य किए जाएंगे। ठीक है, ये सब कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कंपनी के अंत नियमों में से किस धारा के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है? कंपनी के जो अंत नियम होते हैं वो कौन सी धारा में परिवर्तन किए जा सकते हैं? ना भी धारा 31 में। ठीक है, धारा 31 में परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये अंतर पढ़ लेना भाई, कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में क्या अंतर है? संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या अंतर है? ठीक है, कर लेना। चलो जल्दी करते हैं हम कवर। अधिकारातीत के सिद्धांत को किस वाद में प्रतिपादित किया है? अधिकारातीत का जो सिद्धांत होता है, याद करना, अधिकारातीत का जो सिद्धांत होता है ये कौन से में आता है? ये ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी, ठीक है, बनाम रिचे, आयरन कंपनी बनाम रिचे में आता है अधिकारातीत का सिद्धांत। एक आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, अब आ गया अधिकारातीत का सिद्धांत। भारत में अधिकारातीत का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने लागू किया था? जो लागू किया था बंबई उच्च न्यायालय ने, बंबई हाई कोर्ट ने लागू किया था। अधिकारातीत के सिद्धांत के क्या अपवाद है? ये अपवाद पूरे कर लेना होगे। अधिकारातीत की सिद्धांत की भूमिका क्या है? इसकी भूमिका निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत निगमित कार्य को परिसीमा करना है। ओके, कंपनी का कौन सा कार्य अधिकारातीत कहलाता है? कंपनी का कौन सा कार्य जो उसके संगम ज्ञापन के उद्देश्य से बाहर हो? ठीक है, जो संगम ज्ञापन होता है उसका कंपनी का, उसके उद्देश्य से बाहर होता है वही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही, कंपनी संगम रूप से शेयर धारकों से कुछ भिन्न होती है, या कानून की नज़र में शेयर धारक कंपनी के आंशिक स्वामी नहीं होते हैं। इसका दोनों, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मामला अंतरंग प्रबंध के सिद्धांत के बारे में है? अंतरंग प्रबंध के सिद्धांत के मामले से कौन सा मामला है? रमा कॉरपोरेशन बनाम प्रूव्ड टीन एंड जनरल। ठीक है, यह हो जाएगा। कंपनी अधिनियमों में निर्देशकों को किस धारा में परिभाषित किया गया? निर्देशक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा नंबर 13 में। ठीक है, दो धारा में, धारा 213 में किया गया है। ठीक है, कंपनी अधिनियम की किस धारा, यहाँ पे करो, रुक जाओ, ये रहा, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंदर निर्देशक कंपनी का पदाधिकारी है? जो निर्देशक होता है वो कंपनी का पदाधिकारी होता है, वो धारा 230 में। ठीक है, निदेशक गण क्या होते हैं? निदेशक गण सभी हो जाए, कंपनी के अभिकर्ता भी होते हैं, कंपनी के वैश्वासिक होते हैं, कंपनी के विश्वास को, कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, तो एक सेवक के रूप में काम करते हैं, सभी इसका आंसर हो जाएगा, दा इसका आंसर। कंपनी के निदेशकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निदेशक, जो निर्देशक होते हैं कंपनी का न्यासी होता है, ट्रस्टी। निर्देशक कंपनी का एजेंट भी होता है। ठीक है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने निर्देशक होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम जो होते हैं निर्देशक 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3, इसका आंसर हो जाएगा, 3 होते हैं। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जो निर्देशक होते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है? संचालक, निर्देशक, डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है।
ठीक है, वो धारा नंबर 253 के अनुसार। निर्देशक पद के लिए निम्नलिखित अयोग्यता है। जो पागल हो वो नहीं बन सकता, जो दिवालिया हो वो नहीं बन सकता, कम से कम जिसको 6 साल की सजा काट चुका वो भी नहीं बन सकता निर्देशक। ठीक है, दाइस का आंसर हो जाएगा। निर्देशक पद पर नियुक्ति हेतु योग्यताएं क्या है और शर्तें। योग्यताएं और शर्तें कौन सी धारा में बताई गई है निर्देशक की? धारा नंबर 270 में बताई गई है। किस धारा के अंतर्गत नए व्यक्ति को निर्देशक बनाया जा सकता है? कौन सी धारा का निर्देशक बनाया जा सकता है? निर्देशक वाले कई क्वेश्चन आते हैं, 257 के अंदर बनाया जाता है। किस धारा के अंतर्गत निर्देशक की अनर्हताएं निर्धारित की गई है? 267। किस धारा के अंतर्गत अतिरिक्त निर्देशक की नियुक्ति का प्रावधान है? ठीक है, अतिरिक्त एक अलग से निर्देशक की नियुक्ति की जा सकती है, वो 260 में की जा सकती है। ओके, नए व्यक्ति को निर्देशक पद के लिए किस प्रकार नियुक्त किया जाता है? नए व्यक्ति कंपनी के अधिनियम धारा 257 में निर्धारित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। फिर उसको अधिवेशन के कम से कम 14 दिन पहले नियुक्ति का लिखित प्रस्ताव कंपनी को देना होगा। फिर नया व्यक्ति ऐसे प्रस्ताव की लिखित सूचना 500 रुपये के साथ कंपनी को प्रेषित कर सकता है। फिर वो नया व्यक्ति निर्देशक बन सकता है। दा इसका आंसर हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधिकारातीत का सिद्धांत माल विक्रय अधिनियम से संबंध है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कर लेना जल्द जल्द। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन क्या है? एक व्यक्ति 15 कंपनियों में निदेशक हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? किसी प्राइवेट कंपनी में निदेशकों की संख्या 4 हो सकती है, नहीं हो सकती 4। ये कथन गलत है। निदेशक, अगला क्वेश्चन बोलता है कंपनी में प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? कंपनी के करार के द्वारा, ज्ञापन के द्वारा और संकल्प के द्वारा। सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी के द्वारा होती है। धारा 402 के अंतर्गत कंपनी में कुप्रबंध रोकने के लिए संचालकों की नियुक्ति कौन करता है? भाई कंपनी में कुप्रबंध होता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? निदेशकों की नियुक्ति। इसका आंसर है न्यायालय, कोर्ट करता है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निर्देशकों की नियुक्ति का प्रावधान कंपनी की किस धारा में बताया गया है? भाई केंद्र द्वारा कंपनी निदेशक की नियुक्ति होती है, वो कौन सी धारा में बताई गई है? वो है 408। संचालक मंडल द्वारा अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति का प्रावधान कंपनी अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? संचालक मंडल द्वारा जो अतिरिक्त संचालकों की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, अतिरिक्त निदेशक डायरेक्टर्स की, एडिशनल डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो बताया गया है धारा 260 में। ठीक है, कंपनी एक ऐसा संघ है जिसमें व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित होता है। यह किसने बोला? यह बोला न्यायमूर्ति जेम्स ने। क्या बोला? कंपनी एक ऐसा संघ है जिसमें व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्देशक बोर्ड का अधिवेशन एक नियमित अंतराल पर बुलाया जाता है। निर्देशक बोर्ड का अधिवेशन कम से कम 3 महीने में एक बार आयोजित किया जाना आवश्यक है। साइज का आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। कंपनी अधिनियम 2002, कंपनी संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार कोई व्यक्ति एक समय में कितनी कंपनियों को निर्देशक पद ग्रहण कर सकता है? 15 बार कर सकता है। ठीक है भाई। कंपनी के निर्देशकों का पारिश्रमिक निर्धारित किस प्रकार किया जाता है? पारिश्रमिक पार्षद अंत नियमों के द्वारा, साधारण सभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा और कंपनी द्वारा प्रस्ताव पारित के द्वारा। सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी के द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने निर्देशक को उसकी पदावली से पूर्व किस प्रकार हटा सकती है? कंपनी द्वारा साधारण संकल्प पारित करके। कंपनी द्वारा एक साधारण संकल्प पारित कर देंगे तो उसको डायरेक्टर को, निर्देशक को हटा जा सकता है। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निर्देशक को कंपनी की लेखा बहियों का निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है? 209(4) के अनुसार। कंपनी के निर्देशकों के क्या कर्तव्य होते हैं? पद ग्रहण करने, पद त्याग करने का आशय प्रकट करना, कंपनी की वार्षिक विवरणी को हस्ताक्षर करना और कंपनी की वैधानिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये सब इसके कर्तव्य होते हैं। सामान्य रूप से
निर्देशक कंपनी का टैक्स होता है। निर्देशक कंपनी का क्या होता है भाई? न्यासधारी भी होता है, हितधिकारी भी होता है, न्यासी भी होता है। सभी इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अधिकरण निर्देशक को हटा सकता है? जो अधिकरण होता है निर्देशक को हटा सकता है, कौन सी धारा के अंदर? 402 के अंदर हटा सकता है। कंपनी रूपी शरीर का मस्तिष्क निर्देशक बोर्ड होता है। शरीर का जो मस्तिष्क होता है, जो कंपनी का निर्देशक बोर्ड होता है। कंपनी जिसके माध्यम से अपना कार्य करती है, वो किसने बोला? वो बोला है नेविले ने बोला है। निर्देशक बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कुल निर्देशक संख्या का कितना है? निर्देशक बोर्ड के अधिवेशनों की गणपूर्ति कुल निर्देशक संख्या कितना होता है? 1/3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? इसका दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है किस कंपनी के प्रबंध निर्देशक की पदावली कितने वर्षों से अधिक नहीं हो सकती? निर्देशक की जो पदावली होती है वो कितने वर्षों से अधिक नहीं हो सकती? 5 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अन्यायपूर्ण आचरण के निवारण हेतु अधिकरण में आवेदन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? धारा 397। कंपनी अधिनियम की किस धारा में कंपनी में वैकल्पिक निर्देशक की नियुक्ति का प्रावधान है? 313 में। कंपनी अधिनियम में कौन सी धारा किसी निर्देशक को पदभार सौंपने के लिए प्रतिसिद्ध करती है? 312। कौन सी धारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है? धारा 5 करती है कार्रवाई। कंपनी विधि बोर्ड द्वारा किस धारा के अंतर्गत पद से हटाया जा सकता है? भाई निर्देशकों को हटाया जा सकता है। अभी मैंने बताया 402 के अनुसार जो कंपनी बोर्ड होती है वो निर्देशकों को हटा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के निर्देशक बोर्ड में 1/3 स्वतंत्र निर्देशकों को रखना अनिवार्य है। 1/3 1/3। कंपनी अधिनियम के 2013 के अंतर्गत निर्देशक मंडल में कम से कम 1 महिला निर्देशक की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है भाई। दोनों इसका आंसर। निम्न कंपनी इसमें बोला है कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की कितने वर्ष बाद बदलने के प्रावधान है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद बदला जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के जो अधिकारीगण कंपनी द्वारा दिए गए नियमों के तहत कार्य में अक्षम होंगे उन्हें जुर्माने के रूप में कितना दंड देना होगा? अगर वो कंपनी के नियमों के अनुसार काम नहीं करते, अक्षम होते, उनको जुर्माना लगाया जाएगा। 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी के संगम ज्ञापन में कौन कौन से खंड होना आवश्यक है? संगम ज्ञापन होता है कंपनी का, उसमें नाम होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए, रजिस्टर कार्यालय संबंधी खंड होना चाहिए, पूर्व पूंजी खंड होना चाहिए, एक संघ खंड होना चाहिए, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी के संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसमें मुख्य वस्तु विशेषताएं क्या है, उसके अंदर सभी हो जाएगा। कंपनी के निर्देशकों के अधिकार शक्तियां, अंशधारियों के अधिकार शक्तियां, लाभांश के अधिकार और शक्तियां दी गई है। कंपनी के संगम अनुच्छेद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को लेखे संबंधी विषय वस्तु क्या है? सभी इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी के संगम अनुच्छेदों में कंपनी के आंतरिक संचालन संबंधी प्रावधान पर प्रकाश डालिए। इसका सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी वाला है, ये पढ़ लेना। विवरण पत्रिका क्या है उसके बारे में, ओके। विवरण पत्रिका को बारे में बोला है। कंपनी के अंश कितने प्रकार के होते हैं? भाई अंश जो शेयर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वो जो प्रकार होते हैं वे इक्विटी अंश और प्राथमिकता प्राप्त अंश होते हैं, ठीक है। दोनों हो जाएगा इसका आंसर।
प्राथमिकता प्राप्त अंश कौन से होते हैं? सभी होते हैं। जो संचयी असंचयी होते हैं, भागीदारी है भागीदारी, मोचनीय है मोचनीय, परिवर्तनीय है परिवर्तनीय, सभी इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी के सदस्य किस प्रकार से बन सकते हैं? कंपनी के सदस्य बनने कैसे बनेंगे? संगम अनुच्छेदों द्वारा, अंशधारी द्वारा, आचरण द्वारा। कंपनी का अगर आपको सदस्य बनना, मेंबर बनना है, अंतरण द्वारा, ठीक है, उत्तराधिकारी द्वारा, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी की सदस्यता किस प्रकार समाप्त हो सकती है? अंश के जब्त हो जाने पर, अंश के त्याग हो जाने पर, कंपनी समापन पर, ठीक है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ऑडिटर्स, जो ऑडिटर्स होते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है? ऑडिटर्स कौन सी धारा में की जाती है? 224 में की जाती है। ऑडिटर्स की क्या योग्यताएं होती है? वह लेखा परीक्षण का व्यवसाय योग्य हो, ऐसी फर्म जिसका प्रत्येक साझेदार भारत में लेखा परीक्षक नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, तो साइज का आंसर हो जाएगा। कंपनी के ऑडिटर्स के लिए कौन व्यक्ति अथवा संस्था नियुक्त नहीं हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑडिटर्स नहीं है, ये सब नहीं हो जाएगा। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ऑडिटर्स के कर्तव्य एवं शक्तियों को प्रावधान? ऑडिटर्स के शक्ति कर्तव्य क्या है? वो धारा नंबर कौन सी धारा में? 227 में। कंपनी के ऑडिटर्स के क्या कर्तव्य एवं क्या शक्तियां हैं? सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लेना इनको। ये कैसे हो गया? ये तिरछा हो गया ये, चलो ये दोस्तों ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वीडियो आपको जैसे लगी आप कर लेना, मेन जो मैंने पॉइंट बता दिए, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आएंगे। और दूसरा ये है कि आपका नोट्स चाहिए कंपनी के, तो वो नोट्स से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।